हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का हम देखते हैं आगे के अपने नेक्स्ट टॉपिक्स। होप आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इसके नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द राइबोसोम। राइबोसोम्स जो हैं ये बेसिकली किसके बने होते हैं? दीज आर द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के पार्टिकल्स होते हैं और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। राइबोसोम्स, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनेली है दैट डजंट हैव मेम्ब्रेन, यानी कि विदाउट मेम्ब्रेन की जो है हमारी ये ऑर्गेनेली होती है। विदाउट मेम्ब्रेन की है, ठीक है, यानी कि नो मेम्ब्रेन, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब इसकी लेंथ देखते हैं। लेंथ कितनी होती है, ब्रेथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 200 से 340 एंगस्ट्रॉम एंड इसका डायमीटर कितना होता है? अबाउट 170 टू 240 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एंड बेसिकली फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, एंड दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ये चार्ज जिसके ऊपर होता है वो होता है नेगेटिव। राइबोसोम्स जो होते हैं बेसिकली इनकी दो अलग अलग यूनिट्स होती हैं, स्मॉलर एंड लार्जर यूनिट। ठीक है, स्मॉलर जैसे जो है इसकी ये स्ट्रक्चर होता है स्मॉलर यूनिट का, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लेट एलिप्सॉइड, यानी कि एक स्फेयर जो है हमारे पास, अगर हम उसको ऊपर से ऐसे दबा दें, ठीक है, हमने एक बॉल रखी उसको ऐसे ऊपर से दबा दें, चपटा हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर होता है हमारा ऑब्लेट एलिप्सॉइड का। लार्जर यूनिट जो होती है वो हमारी ऐसे डोम शेप होती है। ठीक है, ये दोनों जो यूनिट्स होती हैं ये कंबाइन करती हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। पार्ट्स क्या होते हैं लार्जर यूनिट के? लार्जर यूनिट के पार्ट्स हैं, ये देखिए, ये वाला रिज वाला एरिया, जो इधर वाला एरिया जो उभरा हुआ दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड एज ए प्रोट्यूबरेंस। ये स्टॉक एरिया होता है, ये होता है इसका रिज एरिया। ये बीच में जो कर्व बनी है दिस इज कॉल्ड एज अ वैली। उसके बाद स्मॉलर सब यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो स्मॉलर सब यूनिट के अंदर ये प्लेटफॉर्म, ये क्लेफ्ट हेड पीस होता है और ये हो गया हमारा बेस। स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट इस तरीके से फिट हो जाती हैं जैसे कि आपस में जो है कैप फिट हो जाए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि हमारा जैसे ये सिंपल एक पेन है, इस पेन को मैंने ऐसे छोड़ दिया, दिस इज़ द लार्जर यूनिट एंड दिस इज़ द स्मॉलर यूनिट। मैंने क्या किया, ये इसके अंदर मैंने ऐसे करके सेट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि स्मॉलर यूनिट दैट टोटली फिट इनटू द लार्जर यूनिट, इसीलिए ये जो पोर्शंस हैं ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स बाइंडिंग। इनकी बाइंडिंग की कब होती है, कैसे होती है? व्हेन द सेल नीड प्रोटीन्स। ठीक है, और प्रोटीन्स कब बनाएगा? व्हेन द मैसेज कम फ्रॉम द डीएनए कि डीएनए नीड्स इट्स रेप्लिकेशन एंड फॉर रेप्लिकेशन डीएनए रिक्वायर्स अ प्रोटीन एंड देन द राइबोसोम कंबाइन देयर लार्जर एंड स्मॉलर यूनिट टू फॉर्म द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बाइंडिंग के लिए मैग्नीशियम आयन नेसेसरी है। ठीक है, बट हाउ मच, कितना अमाउंट? अगर इसका अमाउंट होता है 0.001 मोल से कम, देन बोथ द स्ट्रक्चर स्मॉलर एंड लार्जर वो डिसोसिएट रहते हैं, अलग अलग पड़े होते हैं। इससे जैसे ही लेवल इंक्रीज होता है दे जॉइन, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द डाइमर स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर सिंगल है, सिंगल का मतलब कि ये एक हो गया हमारा लार्जर, एक हो गया स्मॉलर, ये सिंगल यूनिट पड़ी है, दिस इज कॉल्ड एज मोनोसोम। और अगर ये कंबाइन है, ये कंबाइन किससे होते हैं? बाय mRNA। mRNA क्या होता है? मैसेंजर RNA जो डीएनए भेजता है। इसमें इस तरीके से ये कई सारे ज्वाइन कर जाते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम। ठीक है, आरबीसी के अंदर राइबोसोम्स नहीं होते बिकॉज उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लोकेशन। लोकेशन इसकी अलग अलग होती है। साइटोप्लाज्म में अगर है तो साइटोप्लाज्मिक कहेंगे, ऑर्गेनेली के अंदर है तो ऑर्गेनेली राइबोसोम। साइटोप्लाज्मिक के अंदर भी देखो दो पार्ट्स में आते हैं, एक साइटोप्लाज्म फ्री, एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट वीडियो में हमने किया था।
साइटोप्लाज्म के अंदर अगर ये फ्री हैं, किसी के साथ कंबाइन नहीं होते, तो जो प्रोटीन बनते हैं दे आर स्ट्रक्चरल इन नेचर, उनको बोलेंगे स्ट्रक्चरल प्रोटीन। बट इफ दे आर एसोसिएटेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे विल फॉर्म ग्लोबुलर, यानी कि सर्कुलर, इस तरीके से बनाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबुलर प्रोटीन। प्लास्टिड के अंदर अगर है तो प्लास्टिड और राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में है तो माइटोराइबोसोम। प्रॉपर फोल्डिंग जो होती है प्रोटीन्स की, ठीक है, वो होती है बाय स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको हम लोग नाम किसका देते हैं, चेपरॉन्स। ठीक है, चेपरॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो इनकी फोल्डिंग में, ज्वाइनिंग में, ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं कि रिवर्स से रिवर्स इनको जितना चाहे हम घुमा देते हैं, एक रबड़ की तरह ये घूम सकते हैं, उसमें हेल्प करती है। राइबोसोम की यूनिट्स की सिंथेसाइज कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस के अंदर। अब हम बात करते हैं इनके साइज की। दो अलग अलग तरह के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की यूनिट होती है 70S जो प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं, 80S जो यूकैरियोट में। 70S का साइज क्या होता है, 200 से 290 एंगस्ट्रॉम, 170 इंटू 200, 170 से लेके 210 एंगस्ट्रॉम, ये लेंथ और ब्रेथ का बताया हमने। और 80S का क्या होता है, 300 से 400 एंगस्ट्रॉम और 200 टू 240 एंगस्ट्रॉम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज द एस। एस इज द सेवर्जबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। दो यूनिट अलग अलग पड़ी होती हैं, व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म ए सेडिमेंटेशन स्ट्रक्चर एंड दैट इज स्टडीड बाय सेवर्जबर्ग एंड उसको हम लोग नाम देते हैं सेवर्जबर्ग यूनिट। ठीक है, 80S के अंदर राइबोसोमल न्यूक्लियर प्रोटीन्स होते हैं। 80S को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लार्जर 60S, स्मॉलर 40S। व्हेन दे सेडिमेंट दे फॉर्म 80S। 60S के अंदर 40 टाइप्स के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं एंड 3 टाइप्स ऑफ राइबोसोमल RNA, 28, 5.8 एंड 5S सेवेजबर्ग के लिए यूज हो रखा है। 40S के अंदर 33 प्रोटीन्स मॉलिक्यूल है एंड 18S RNA। S किसके लिए हो गया, सेवेजबर्ग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स 70S। 70S के अंदर 30S 21 प्रोटीन एंड 16S RNA। 50S कंसिस्ट ऑफ 34 प्रोटीन एंड 23S एंड 5S RNA। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा 70 एंड 80S का सेपरेटली। मेन फंक्शन अगर देखें हम लोग राइबोसोम का क्या होता है, इट इज़ मेनली कॉन्स्टिट्यूएंट विद द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की प्रोटीन्स की प्रोडक्शन कराना इसका मेन फंक्शन होता है। ठीक है, और प्रोटीन प्रोडक्शन के अलावा हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंजाइम्स और कुछ और जो फैक्टर हैं, जो एंजाइम है, जैसे पेप्टाइडेज ट्रांसफरेज है, जब mRNA चेन बना दी एक, हम लोगों ने कहा कि इस तरीके से पूरी ये चेन बन गई, इस तरीके से हमारी राइबोसोम की, इसको DNA तक भेजना है। ठीक है, तो DNA तक भेजने के लिए जो एंजाइम्स है वो भी किसके पास होंगे, हमारे राइबोसोम्स के पास। नेक्स्ट, अनदर इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कॉन्ड्रियोसोम, सेक्रोसोम, प्लास्टिडोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। क्या करता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ATP का प्रोडक्शन कराता है थ्रू अ सिस्टम जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इसका साइज़ अगर हम देखें सिलेंड्रिकल साइज होता है। लेंथ इसकी वेरी करती है सेल टू सेल डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, की वो क्या फंक्शन करते हैं। लेंथ की अगर बात करें तो 1.0 से लेके 4.1 म्यू माइक्रोन लेंथ है। डायमीटर इसका 0.2 से 1.0 म्यू माइक्रोन इसका डायमीटर होता है। इसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर इसके अंदर प्रोटीन है 60 to 70%, लिपिड्स हैं 25 से 35%, RNA है 5 to 7% एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इसके पास अपने राइबोसोम होते हैं तो इसके पास क्या मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, इसके अंदर मैग्नीश आयन भी होता है एंड कैल्शियम आयन जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये तीनों आयन्स इसके अंदर होते हैं। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है राइबोसोम का। ठीक है, तो राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर है हमारा, वो स्ट्रक्चर 3D फॉर्म में जो है वो कुछ इस तरीके का होता है हमारा। ये देखिए, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होगी, ये इनर होगी। इनर मेम्ब्रेन देखो डिफ्रेंशिएट हो रखी है इनटू क्रिस्टे। ठीक है, इसके अंदर 70S टाइप की राइबोसोम है। ये इसका मैट्रिक्स है, इसके पास अपना खुद का DNA होता है, प्रोटीन्स हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। आगे देखें इसका
इसका स्मूथ जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है स्मूथ परमिएबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोरीन्स, ठीक है। पोरीन्स प्रोटीन चैनल्स बनाते हैं क्योंकि मटेरियल को अंदर बाहर करना है। इनर मेम्ब्रेन होती है सेमी परमिएबल एंड रिच इन फॉस्फोलिपिड, जिसका नाम क्या होता है, कार्डियोलिपिन, ठीक है। कार्डियोलिपिन इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है अपना। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट के अंदर क्या होता है इसका, इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसके अंदर न्यूमरस इनफोल्डिंग्स हैं, उसको हम लोग नाम किसका देते हैं, क्रिस्टे का, ठीक है। बेसिकली किसके लिए होती है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंटरनल एरिया बढ़ेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन हाई हो जाएगी। इनर साइड जो होती है क्रिस्टे की, उसके अंदर स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच होते हैं। ये देखिए इस तरीके से, हम इसको जूम आउट करते हैं, लेट अस सी। ये देखिए ये आउटर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, ये देखिए इससे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दीज आर द रैकेट लाइक स्ट्रक्चर और वी कैन से द लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर, है ना। लॉलीपॉप कहते हैं, मुंह में पानी आ गया होगा क्योंकि सबको लॉलीपॉप बहुत पसंद है। तो लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिसोम, एलिमेंट्रिकल पार्टिकल और F0 F1 पार्टिकल्स, ठीक है। ये देखिए F0 F1 पार्टिकल का स्ट्रक्चर, ये इसका बेस है, ये स्टॉक है, ये हो गया इसका हेड पार्टिकल, ठीक है। अब देखते हैं आगे हम लोग इसमें ऑक्सिसोम जो होते हैं, जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बनाया है। अब इसमें हमने कहा कि F1 F0 पार्टिकल है। F1 का काम क्या होता है, एटीपी प्रोडक्शन का। इस नीचे वाले बेस से यहाँ से हमारे फॉस्फेट के आयंस आएंगे, हमारा जो एंजाइम है एटीपी सिंथेटेज, ये देखिए मैं नीचे मेंशन कर रखा है एटीपी सिंथेटेज, ये एंजाइम यहाँ से एंटर करेगा, इस टिप वाले पोर्शन से एटीपी बनेगा और हाइड्रोजन के जो आयंस हैं वो ये रिलीज़ करा देगा दोबारा से यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट थोड़ा सा रह गया इसके बारे में। जब एटीपी की कंसंट्रेशन लो हो जाती है तो माइटोकॉन्ड्रिया एक इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है, ख़त्म नहीं हुआ, काम करना बंद नहीं किया उसने, एक इनएक्टिव स्टेट में चला गया, ठीक है। यानी कि जब हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी कम होती तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर के लिए अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ उनको रोक देते हैं, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग द फास्ट क्या होता है, जब फास्टिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा भारी भरकम वाली चीज़ें उठानी या दौड़ भाग करनी, ठीक है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हम जिनको बोले हम उनको रिड्यूस कर देते हैं। ठीक ऐसे ही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देता है एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज ऑर्थोडॉक्स स्टेट। क्या बोलेंगे इसको, ऑर्थोडॉक्स स्टेट। उस टाइम पे क्या होता है कि जो मैट्रिक्स है वो पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। यानी कि भाई तुम सारे एक तरफ चलो, जो ऑक्सिसोम्स हैं तुम लोग रेस्ट करो, अब पूरा एरिया मेरा मैट्रिक्स ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। और एक्टिव स्टेट जब होता है तो उसके अंदर एक कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है मैट्रिक्स, एंड एट दैट टाइम इट फॉलो द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये हम लोग प्लांट के अंदर स्टडी करेंगे इन चैप्टर 13 एंड 14। तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम लोग फंक्शंस के बारे में देखें तो मेन फंक्शन क्या होते हैं, पावर हाउस है, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। जो बायोकेमिकल्स हैं जैसे कि स्टीरॉयड हैं, हमारे एल्कोलाइड्स वगैरह हैं, उनकी फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, रिलीज़ करवाता है जब रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम आयन का हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि कैल्शियम आयन किस में चाहिए, हमें मसल सेल में चाहिए, ठीक है। तो ये स्टोर भी करके रखता है उनको, ये इसका मेन फंक्शन होता है। हमें पता है कि ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है, अपने आरएनए हैं, अपने प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो जब न्यू माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है एक पुराने से, तो वो किस प्रोसेस से डिवाइड होता है, बाय सिंपल बाइनरी फिजन। यानी कि जब एक माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा बूढ़ा होने लगता है तो वो अपने आप को ब्रेक करके 2 न्यू माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, जिसको हम लोग कौन सा प्रोसेस देते हैं, बाइनरी फिजन का, ठीक है। तो आपकी 2 ऑर्गेनेली यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।